थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस टुडे। और आज की हमारी टॉक का टाइटल है कास्ट, क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में जाति, अपराध और राजनीति। हमारे साथ दो मुख्य वक्ता हैं, संजीव माथुर जी। संजीव माथुर जी संस्थापक और संयोजक हैं सत्यशोधक संघ के, और बहुजन समाजवादी विचारधारा और आंदोलनों में 2 दशकों से बहुत ही सक्रिय रहे हैं, और पेशे से वे स्वतंत्र पत्रकार भी हैं। और हमारे साथ हैं भाषा सिंह जी। भाषा सिंह जी भी पेशे से एक सीनियर पत्रकार हैं, और जमीनी मामलों और मुद्दों पर बहुत सालों से लिखती रही हैं और जुड़ी रही हैं। और आज की संचालक हैं शीबा असलम फहमी जी, जो कि पेशे से पत्रकार हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और बहुत से सामाजिक मामलों पर लिखते रही हैं। तो आई विल हैंड इट ओवर टू शीबा जी नाउ। एंड शीबा जी, आप स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि भाषा का ऑडियो काम नहीं कर रहा है। हम संजीव से स्टार्ट करते हैं। एंड मीनवाइल आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज कीप देयर ऑडियो म्यूटेड। अपना ऑडियो म्यूट पर रखें ताकि टॉक के बीच में किसी की आवाज ना आए। एक मिनट। हाँ जी, ओवर टू यू शिवा जी। ओके, नमस्कार साथियों। अन्वेषण की इस विशेष परिचर्चा में आप सब लोगों का स्वागत है। जो विषय है वो बहुत ही जरूरी है। इस समय हमारा सबका ध्यान इसकी तरफ गया हुआ है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में कास्ट और क्राइम और पॉलिटिक्स का जो एक नजदीकी हुई है, उससे जो परिदृश्य बना है वो हम सबकी चिंता का विषय है। इस बारे में बात करने के लिए संजीव माथुर साहब, जो कि बहुत सालों से इस पर काम कर रहे हैं और इनका शोध भी है और इनका लेखन भी है, उनसे हम लोग बात करेंगे। भाषा सिंह जी, मुझे उम्मीद है कि उनका ऑडियो का मसला ठीक हो जाएगा और वो जुड़ सकेंगे हमारे साथ। जब इस विषय पर बात करने की सोची गई थी, उस समय जो परिदृश्य था उस पर जब मैं थोड़ा तैयारी कर रही थी, थोड़ा आंकड़े देख रही थी, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि इन 3-4 दिनों में इतना कुछ नया इसमें जुड़ जाएगा कि हम वो पुराना भूल करके उस नए पर आ जाएंगे और हमें नई एक फेहरिस्त बनानी पड़ेगी वहां पर जो पीड़ितों की, जो क्राइम का शिकार हुए हैं लोग, जिसमें आत्मदाह करने वाली माँ भी है, जिसमें ट्रैक्टर से कुचल देने वाले लोग भी हैं। जी भाषा, आपकी आवाज कुछ आई है, एक बार आप और बोलिए। चलिए, हाँ, अब जी आवाज आ रही है? अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसमें एक अपहृत युवक की मौत की भी खबर जुड़ जाएगी, उसमें एक पत्रकार की मौत की खबर जुड़ जाएगी। हमने ये सोचा ही नहीं था कि बात जितनी देर में हमारी आज की तारीख आएगी, उतनी देर में इसमें इतने सारे अपराध और जुड़ चुके होंगे, और आंखें खुली की खुली रह जा रही हैं कि कितनी निर्दयता से, उद्दंडता से अपराधी स्ट्राइक कर रहे हैं बार बार, और वो खुली चुनौती दे रहे हैं पूरी व्यवस्था को, और कि आप हमें रोक सके तो रोक लें। अब इस पर चर्चा करते हुए क्राइम का जो सवाल है वो, उस पर कई नजरिए हैं सोचने के। क्रिमिनोलॉजी का भी एक नजरिया होता है, एक नजरिया साइकोलॉजिकल होता है, फ्रॉइडियन होता है, एक नजरिया होता है जिसको हम अर्थ शास्त्र से जोड़ते हैं, और जो हम लोगों का एक नजरिया है कि क्राइम बढ़ने के पीछे एक आर्थिक तंत्र होता है, उसकी विफलता होती है उसकी। तो ये सारे सवाल जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको, क्योंकि हम इस सरकार के हवाले से भी बात करेंगे, तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, थोड़े ही दिन पहले यानी कि 2015, 16, 17 के दौर में, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की चुनावी रैलियां जब हो रही थी, उसमें खुल करके योगी जी की रैलियों में ये बात कही जा रही थी कि हम क्या करने वाले हैं। उनकी रैलियों में ये बात कही गई कि मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल के उनका बलात्कार करेंगे। उनकी रैली में ये बात कही गई कि एक लड़की के बदले हम 100 मुसलमान लड़कियों को उठाएंगे। तो उस समय जब जो बात हो रही थी, क्योंकि मुसलमान शब्द साथ में शामिल था, तो देश की और प्रदेश की जनता ये समझ नहीं पाई कि जब ये असल में होगा तो ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं होगा, ये किसी के भी साथ होगा। और मुझे बहुत दुख है, लेकिन ताज्जुब बिल्कुल नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कास्ट का जो सवाल इसमें जुड़ गया है, वो ये इसलिए अहम है कि क्या कास्ट की आड़ में एक तरह का जुर्म अपने आप को, अपने समर्थन ढूंढ करके अपने को बचा ले रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि जब एक खास तरह के क्राइम हो रहे हैं और उसमें खास तरह की कास्ट के लोग जुड़ जाते हैं, या उसमें पीड़ित एक खास तरह की कास्ट के लोग आ जाते हैं, तो क्या उसको किसी तरह से सैंक्शन मिल जाता है, या व्यवस्था अपने आप को दूसरी तरफ से आइडेंटिटी के सवाल पे, पहचान के सवाल पे बचा लेती है? कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको मिल जा रही है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
तो मेरा सवाल, मैं सबसे पहले संजीव के पास आना चाहूंगी। संजीव, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उस जगह रहते हैं गाजियाबाद में जहां जो हॉट सीट बना हुआ है, और अभी भी एक व्यापारी जो है जिनका अपहरण हुआ है उनका मामला चल ही रहा है, और दूसरी तरफ एक पत्रकार की मौत हो चुकी है। उसके अलावा वहां पर जो लैंड माफिया है और जो आर्थिक अपराध है, जो सारी दबंगई और गुंडई वहां पर चलती है, उसको भी आप बहुत नजदीक से देखते हैं। आपसे मेरा सवाल है, कास्ट का क्राइम से इस समय जो गठजोड़ उभर के सामने आया है, उसको संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी, हेलो, हाँ आवाज आ रही है? आराम से आ रही है। हेलो जी। दरअसल जैसे मैं आपसे भी बात कर भी रहा था इनफॉर्मली, जो उत्तर प्रदेश में पूरे देश के हालात हैं उसमें जाति और अपराध, कास्ट एंड क्राइम का जो रिश्ता है और जिस तरह का परिदृश्य जिसकी आपने अभी चर्चा की, वो कोई नया परिदृश्य तो नहीं है। हाँ, उसकी तीव्रता बढ़ी है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ी है। जैसे अगर आप देखें तो अभी हमने देखा कि पिछले 1 महीने के भीतर ही, चाहे वो विकास दुबे का मामला हो, चाहे वो अभी संजीत का मामला हो, चाहे वो अमेठी की महिला का जिसका आपने जिक्र किया, माँ का आत्मदाह का मामला हो, या अभी गाजियाबाद में जो पत्रकार की हत्या हुई, उसके अलावा लगातार ये जो चीजें हैं इनके पीछे जाति की संरचना जिस तरह से काम कर रही है, उसको अगर समझना है तो हमें 3 पक्षों को समझना पड़ेगा। पहली बात, उस पहले पक्ष को शुरू करने से पहले मैं आज वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस है, उसके लिए सबके सामने उनको सादर नमन करना चाहता हूँ। फूलन देवी की छवि जिस तरह से गढ़ी गई उनके दौर में और उनके बाद भी, वो जिस तरह की एक आपराधिक छवि गढ़ी गई, उसके बरक्स अगर आप देखें तो इस देश का बहुजन समाज उन्हें अपनी वीरांगना मानता है। जी। ये विरोधाभास हमें दिखता है कि जो सवर्ण है या जो ऐसा तबका है जो सत्ता में है, सत्ता की मलाई चाट रहा है किसी न किसी रूप में, उनके लिए फूलन देवी आइडियल नहीं है। लेकिन इस देश की हर उस बहुजन वंचित तबके की स्त्री और आम लोगों के लिए वो एक वीरांगना है, एक नायिका है। तो इस पक्ष को हमें समझना पड़ेगा कि अपराध की परिभाषा कौन दे रहा है और उसको कौन परिभाषित कर रहा है और वो कहां से परिभाषित हो रहा है। दूसरा इसका पक्ष है कि कानून की भाषा में जिसे अपराध कहा जाता है, कानून की जुबान में जिसे अपराध कहा जाता है, उस अपराध का इस्तेमाल कौन कर रहा है, वो शक्ति किसके पास है। तीसरा पक्ष कि जिसे हम अपराध कह रहे हैं या जो हमारे आसपास घट रहा है, उस अपराध के पीछे वो कौन से संबंध हैं जो उस अपराध का हिस्सा हैं, जिन्हें नकार दिया जाता है। तो इन 3 पक्षों पे हमें ध्यान में रख के इन सब चीजों को समझना चाहिए, ऐसी मेरी दृष्टि, मेरी समझदारी है। जैसे पहली बात फूलन देवी के संदर्भ में कि आज, या फूलन देवी से लेके सुबोध सिंह, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारों तक की जिस तरह की महिमा मंडन और जिस तरह का उन्हें संरक्षण मिला हुआ है आज भी, वो क्या दर्शा रहा है। वो कौन लोग हैं जो सुबोध सिंह के प्राइम एक्यूज्ड को अपनी पार्टी का एक पदाधिकारी बनाते हैं और उसको मीडिया बड़ा गौरवान्वित होकर समझाता है, बताता है कि देखिए फला व्यक्ति जो है वो उसमें नामजद था, उसका प्रमुख अपराधियों में नाम था, लेकिन उसको एक सत्ताधारी पार्टी अपना पदाधिकारी उसी क्षेत्र में बना रही। कौन है जो फूलन देवी के हत्यारों को संरक्षण ही नहीं देता, राजनीतिक संरक्षण ही नहीं देता। वो कौन सी ताकतें हैं जो उनको महिमा मंडित करती हैं और जिसका असर हम सहारनपुर दंगों में भी देखते हैं, जिसका असर हम भारत के
अंदर एक खास किस्म के जातीय गर्व का उभार लाने में भी देखते हैं। तो इस पक्ष को समझना पड़ेगा। फूलन देवी बरक्स सत्ता और संरक्षण प्राप्त ऐसे लोग जो जातिगत श्रेष्ठता के बोध के मारे हुए हैं, जो जाति के श्रेष्ठ होने पे, जो धर्म की धर्मांधता का शिकार है, जो जाति की धर्मांधता का शिकार है, उन लोगों को कौन देख रहा है? उन लोगों को कौन, ये सोशल स्पेस कहां से मिल रहा है? इसकी जड़ को हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम इस अंतर संबंध को, इस इंटररिलेशन को नहीं समझेंगे, तब तक हम कास्ट एंड क्राइम के एक्चुअल सिनेरियो को हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे कुलदीप सिंह सेंगर का मामला जी, चिन्मयानंद का मामला, ये सिर्फ इतना भर नहीं है कि एक सत्ताधारी दल के करीबी लोग हैं, इनकी जातियों का भी, इनके जातिगत समीकरणों का भी एक अहम रोल है इनको संरक्षण प्रदान करने में। जी, तो ये एक पहला हिस्सा है। दूसरा कि जिनके हम कहते हैं कानून की जुबान में, जिन्हें हम अपराध कहते हैं, है ना, अपराधों की बहुत श्रेणियां हैं हमारे कानून में, और जैसे आपने बताया भी कि अपराध के बहुत सारे पक्ष हैं और दृष्टिकोण हैं, है ना। तो आप ये देखिए कि आगरा के अंदर एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके बलात्कार होता है। उस केस पे, उस केस के आरोपियों को कौन संरक्षण देता है और कौन बचाता है? ठीक उसी तरह से आप ये देखिए कि उन्नाव का केस हो या कहीं पे भी हम देखें, तो एक खास किस्म के जातिगत समीकरणों को सत्ता अपने ढंग से इस्तेमाल करना चाहती है। वो सत्ता किसके हाथ में, वो सत्ता का चरित्र आज किसके हाथ में है? मतलब वो सत्ताधारी लोग हैं कौन? वो सत्ताधारी लोग बहुत साफ भाषा में कहें तो इस देश के मनुवादी, ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी शक्तियों का गठजोड़ है। और एक क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग है जो हम लोग जिसको थोड़ा पढ़ते हैं समझते हैं कि जो पूंजी का चरित्र होता है वो अपने हिसाब से, पूंजी की जो सत्ता होती है वो अपने हिसाब से अपने समीकरण तय करती है और अपराध को परिभाषित करती है, और वो सत्ता के द्वारा ही करती है। डॉक्टर कफील खान एनएसए में बंद कर दिए जाते हैं जी, लेकिन हम देखते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर, राणा जी, महान हिंदू हृदय सम्राट जो बने हुए हैं आज, क्षत्रिय, चिन्मयानंद जी, इन पे कभी एनएसए यूएपीए नहीं लगता है। भीमा कोरेगांव के नाम पे इस देश के बुद्धिजीवी संस्कृति कर्मियों को बंदी बना लिया जाता है और इस हालत में पहुंचा दिया जाता है कि वो मर जाएं, उनको मार डाला जाए। मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है ये तो। जी, लेकिन वहीं जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी हैं वो कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय मंत्री तक बन जाते हैं। तो ये अपराध को परिभाषित कर कौन रहा है, ये वाली शक्तियों पे हमें बात करनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा। और तीसरी बात जो मैंने आपको कही कि जिसके प्रति अपराध हो रहा है वो वो कौन है? अगर देखिए, इसको अन्यथा ना लें, लेकिन अगर एक सवर्ण मारा जाता है तो उसकी पत्नी को पैसा, नौकरी सब दी जाती है। वहीं एक शूद्र मारा जाता है या उसके ऊपर कुछ आपराधिक गतिविधि होती है तो उसको कोई रिहेबिलिटेशन उस तरह का सरकार नहीं देती। ऐसे तमाम उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे और ये इसी सरकार में मिलेंगे, दूर जाने की जरूरत नहीं है। योगी सरकार को ही अगर आप गौर से देखें तो ये भेदभाव साफ दिखाई देता है। मतलब न्याय के समक्ष सब समान है ऐसा है नहीं, ये सिर्फ कहने वाली बात रह गई है। दूसरी बात कि अपराध की जो ये गठजोड़ है जाति के साथ, अब जैसे पिछले विकास दुबे के एनकाउंटर जो कि एक बहुत गलत है, ये हम सब जानते हैं, और वो किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता किसी भी, लेकिन उस एनकाउंटर के बाद जो पर्सपेक्टिव, जो डिस्कोर्स रचा जा रहा है, वो क्या रचा जा रहा है? वैसा डिस्कोर्स
मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स अगर एसपी या बीएसपी की गवर्नमेंट होती तो किस तरह से रचा जा रहा होता, ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे जब बहन जी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, या सपा की सरकार थी, या बिहार में लालू जी की सरकार थी, जो सामाजिक न्याय के, देखिए कमियां सब में है, लेकिन जो मोटे तौर पे सांप्रदायिकता के विरोध में और सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, उनके बारे में किस तरह के दृष्टिकोण और किस तरह का पर्सपेक्टिव रचा गया। बहन जी की सरकार को जातिवादी सरकार कह के और किस तरह से लांछित किया गया। सपा की सरकार के अंदर यादव, गुंडा राज, क्या क्या नहीं कहा गया जी। और लालू जी के राज को जंगल राज कहा गया। हम ये नहीं कह रहे कि उनमें गड़बड़े नहीं हुई इन राज्यों में, हम ये कह रहे हैं, लेकिन उनके बरक्स अगर देखा जाए तो योगी राज में और नीतीश राज में या भाजपा शासित प्रदेशों में क्या कम गुंडागर्दी है या कम जंगल राज है? आज कोई यूपी को जंगल राज क्यों नहीं कह रहा? जी। आज ये कहने में लोगों के मुंह क्यों सिले हुए हैं कि यूपी की जो हालत है वो बद से बदतर है। पिछले साल की एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ दिखाया गया है कि देश में जातिगत हेट क्राइम, कास्ट हेट क्राइम का अंदर सबसे बड़ा हिस्सेदार अगर कोई प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है। ये आप देख सकते हैं, रिपोर्ट्स हैं, इनको रेफर कर सकते हैं जी। पर इस पे बात करने में, इस पे परिचर्चा करने में, इस जाति के सवाल के आधार पे अपराध को समझने में लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। जब हम कहते हैं कि देखिए संजीव, मैं आपका ओपनिंग रिमार्क अगर हुआ है तो मैं अभी भाषा के पास जाना चाहूंगी। ठीक है, प्लीज 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 प्लीज। भाषा, इन्होंने, संजीव ने 2-3 मुद्दे उठाए हैं जिस पर लंबी बातचीत होनी चाहिए। एक सवाल ये बहुत सामने से उभर के आया है कि जो पूंजीवाद जब विफलताओं की तरफ जा रहा होता है तो अपने ऊपर से ध्यान हटाने के लिए उसको इंटरनल दुश्मन चाहिए होते हैं जिनके ऊपर सारी विफलताओं का ठीकरा फोड़ दे, और वो सारे के सारे जो आम जनता है, जो बहुजन समाज है, जो मेजॉरिटी है, उसका ध्यान उस इंटरनल एनिमी की तरफ चला जाए कि हमारे बीच में ही हमारा दुश्मन मौजूद है जिसकी वजह से हम विफल हो रहे हैं, वरना तो हम पता नहीं क्या करते और हम आदर्श समाज बन जाते। ये भारत में ये उपयोग लगातार तो आपको जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है जी। हाँ अब आ रही है। तो सवाल यह है कि अब ये डिस्कोर्स बन गया है कि सरकार की किसी भी विफलता के बारे में बात कीजिए, तंत्र की किसी भी विफलता के बारे में बात कीजिए तो आपको बताया जाता है क्योंकि हमारे बीच में कुछ दुश्मन हैं और जब तक हम उनसे निजात नहीं पालेंगे तब तक हमारा आदर्श राष्ट्र नहीं बन सकता, उस तरफ ध्यान दिलाया जाता है। लेकिन ये सब करते हुए भी आज स्थिति ये हुई है, जो पूंजीवाद अपने उस गिरावट के उस स्तर पे पहुंच चुका है कि ये आंतरिक ये जो दुश्मन है उससे भी बच नहीं पाएगा। उस आर्गुमेंट को भी वो अब बहुत देर तक चला नहीं सकता। अब उसको इस पर बात करनी होगी कि किस तरह से अपराध जो है वो हमारे यहाँ की मेन स्ट्रीम हो चुकी है और अपराध में भी कुछ प्रेरोगेटिव्स हैं, कुछ कास्ट हैं जिनको अधिकार है और कुछ लोग हैं जिनका एक ही अधिकार है कि उनको सहना है। भाषा, आप बहुत लगातार बहुत मुखरता से इस पर बात कर रही हैं, आपका क्या तजुर्बा है इस पर बात करते हुए, लिखते हुए? किस तरह की मनस्थिति में आप जाती हैं और क्या समाज में देख रही हैं, क्योंकि आप बहुजन समाज उस समाज से आती हैं जो अपने आप को शक्तिशाली समाज मानता है। जी शुक्रिया शिबा जी। 2-3 चीजें मैं शुरू में रखना चाहूंगी और खास तौर से क्योंकि कुछ बातें हुई हैं उसके बियॉन्ड अगर मुझे लगता है कि जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को कैसे देखते हैं। तो देखिए इस संदर्भ में गोरख पांडे कवि हैं और बहुत कई संकटों के समय याद आते हैं, तो इनका एक बहुत मशहूर गीत है समझदारों का गीत। उसकी पहली 2 लाइनें पढ़ती हूँ। हवा का रुख कैसा है हम समझते हैं, हवा का रुख कैसा है हम उसे समझते हैं,
हम उसे पीठ क्यों देते हैं? हम समझते हैं खून का मतलब, पैसे की कीमत हम समझते हैं, क्या है पक्ष विपक्ष हम समझते हैं। हम इतना समझते हैं कि समझने से डरते हैं और चुप रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो हालात हैं और जिस तरह का एक खौफ का मंजर बनाया जा रहा है, उसमें ये जो समझदारी वाला राग है, मेरा ताल्लुक मीडिया से है, तो मीडिया में ये जो समझदारी है ये बहुत बड़े पैमाने पे पसरी हुई है। और उत्तर प्रदेश इस समय एक बहुत बड़े प्रयोग स्थली बनी हुई है कि किस तरह से हिंदू राष्ट्र को स्थापित किया जाए। उसकी जो राइट विंग फोर्सेस के जो नेता हैं, दक्षिणपंथी जो नेता हैं, उसके केंद्र में जो लोग बैठे हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके बीच एक होड़ सी लगी हुई है कि कौन कितनी जल्दी हिंदू राष्ट्र का नेता बनेगा, किस तरह से उसे स्थापित किया जाएगा। इसकी एक होड़ है जिसको 5 तारीख को एक प्रयोग भी किया जाएगा जब वहां पर अयोध्या में शिलान्यास होगा। तो ये एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है और जिस परिप्रेक्ष्य में अभी हम बैठे हुए हैं उसमें दिल्ली से लेकर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसका पटल तकरीबन एक है। हिंदू फासिस्ट स्टेट की एस्टैब्लिशमेंट कैसे हो, कैसे उसे स्थापित किया जाए, और उसके लिए बहुत 2-3 चीजें बहुत बुनियादी हैं। हम अलग अलग वाक़े याद कर सकते हैं, अलग अलग चीजें याद कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश इसलिए भी खास होके उठता है क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में अगर आप ध्यान दीजिए, बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि जो दबंग जाति है, जो ठाकुर है, उसका वर्चस्व स्थापित हुआ है, वह नेतृत्व में सीधे सीधे आया है। इसलिए मेरी तो परवरिश लखनऊ में हुई है, मेरे स्कूल वहां के हैं, स्कूल के दोस्त वहां से हैं, हमारे अपने जो अलग अलग ग्रुप्स हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेकर स्कूल तक के, उन सब में जो दबंग जातियों वाले हमारे सहपाठी रहे हैं, इनमें इतना जबरदस्त गौरव की फीलिंग है कि हाँ, एक ठाकुर जो है वो बनकर आया है और वह सबको सबक सिखाएगा, वह सबको ठिकाने लगाएगा। तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि उत्तर प्रदेश के जरिए ही में जो प्रयोग चल रहा है उसके जरिए किस तरह का हिंदू राष्ट्र होगा, इसकी नजीर हमें दिखाई देती है। किस तरह का वह कास्टिस्ट होगा, किस तरह से जातिवादी होगा, किस तरह से महिला विरोधी होगा, किस तरह से दलित विरोधी होगा और किस तरह से वह लोकतंत्र विरोधी होगा। लोकतंत्र कुछ भी कहता रहे, संविधान कुछ भी कहता रहे, नियम कायदे कानून कुछ भी कहते रहे, लेकिन अगर राजा ने सोच लिया है कि यह होना है तो उसे करने के लिए वह पूरी मशीनरी अपनी उतारते हैं, चाहे वो विकास दुबे के एनकाउंटर में हमको दिखाई दे, चाहे नागरिकता संशोधन कानून का जो छात्र विरोध कर रहे थे उनके दमन में दिखाई दे, महिलाओं को जेल डालने में दिखाई दे। आप अमेठी की घटना का जिक्र कर रही थी शिबा, आप देखिए कि ये घटना कहीं और हुई होती, 5 साल पहले हुई होती, तो किस तरह का हंगामा होता, किस तरह से सवाल उठ रहे होते। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी है, बहुत हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है वो, और रोज वाकये आ रहे हैं, रोज, लेकिन कहीं से भी कोई कलपुर्जा हिलता, कोई जवाबदेही जिम्मेदारी तय होती दिखाई नहीं देती। तो दरअसल जो हिंदू राष्ट्र का मॉडल पेश हो रहा है इस समय पूरे देश में, उत्तर प्रदेश के लेंस के जरिए वह यह स्थापित कर रहा है कि संविधान होगा, शिवाजी अपने पास रख लीजिए, भाषा अपने पास रख लें, संजय अपने पास रख लें, संजीव अपने पास रख लें, हमें जो करना होगा वह हम डंके की चोट पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रदेश का मुखिया ही स्थापित कर रहा है कि हमें यह करना है। आपको 2 वाकये मैं शेयर करती हूँ इसके लिए। मैं लखनऊ गई थी इसी कोरोना लॉकडाउन के दौरान। लखनऊ में विधानसभा की नाक के नीचे 2 दलितों को सरेआम गांव में पीजीआई के पास पीटा गया, उनके बाल छीले गए, बाल जो चौरस्ता हम कहते हैं उसे चौरस्ता बनाया गया, बहुत बर्बर पिटाई हुई। मैं उस गांव गई, उनके परिजनों से मिली, और जिस समय मैं उनसे मिल रही थी उस समय हाल ये था कि इन्हीं लोगों को जिनको पीटा गया था, जिनका वीडियो इस डोमिनेंट कास्ट के लोगों ने बनाया था, ये लोग जिनको पीटा गया वे जेल में थे, चोरी के आरोप में जेल में थे,
और जूतों की माला पहनाई गई। और आप वीडियो देखिए, वीडियो में पूरी जातिगत गालियां हैं, जो SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि कौन करेगा। लखनऊ में इतना बड़ा वाकया हो जाता है, मीडिया में कहीं चूर चपड़ नहीं होती, कहीं खबर ही नहीं आती है। अभी आजमगढ़ में जो सराय मीर में घटना हुई है, जहां दलित महिलाओं के ऊपर हमला हुआ है, जो शौच के लिए जा रही थी, जो वीडियो में लगातार बोल रही हैं, जिसको मैं जो न्यूज क्लिक में प्रोग्राम करती हूँ उसमें दिखाया भी मैंने, कमर रीढ़ की हड्डी टूट गई है, लेकिन वहां FIR करने के लिए पूरे दबाव। तो ये जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अभी यूपी का है, यूपी एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला के तौर पर हमारे सामने है कि देश का आगे 10 साल का भविष्य किधर जाएगा। तो उसमें ये तो दिखाई दे रहा है कि जो जातिगत ध्रुवीकरण है वह बहुत तगड़ा हुआ है। जो दबंग जातियां हैं उनको लग रहा है कि यह शासन किसी भी तरह से उनके हाथ में नहीं जाना चाहिए। और इसका जो टाई अप कम्युनल पॉलिटिक्स से है, सांप्रदायिक राजनीति से है, वो भी अभूतपूर्व है, जहां पे खुलेआम, जैसे आपने कहा कि खुलेआम भाषण देना, खुलेआम बात होना, खुलेआम पोस्टर्स लगना। उस पोस्टर्स में दारापुरी की भी फोटो लगेगी, उस पोस्टर में बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलितों की या मुसलमानों की फोटो लगेगी, जो बाकी जातियों के लोग हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, वे सब निशाने पर हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो एट्रोसिटी है, वो मेजॉरिटी एट्रोसिटी दलित और बहुजन पर है, अल्पसंख्यक मुसलमानों को जिस तरह से निशाने पे लिया। उत्तर प्रदेश की बातचीत बिना जो क्राइम अगेंस्ट मुस्लिम्स है उस पर बात किए बिना हम पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां से वो बताना चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश हम ऐसे ही चलाएंगे, और वे चला भी रहे हैं। आप देखिए, तमाम संविधान अपनी जगह रहेगा, सारी चीजें अपनी रहेंगी, और महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़े हैं, महिलाओं के प्रति जो असंवेदनशील चीज बनी। और आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगी शिवा, कि मीडिया को जिस तरह से इन लोगों ने टेम किया है, एक तो होता है कि गोदी मीडिया आप कहिए, ये मीडिया कहिए, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने बिल्कुल उसको पालतू कुत्ता बना लिया है, जहां पे आप सोशल मीडिया और बाकी जो छोटे अल्टरनेटिव मीडियाज हैं, वेबसाइट्स हैं, वो देते हैं। वरना तो आप अगर स्टोरी करिएगा तो आप ही के खिलाफ FIR हो रहा है। वहां पे दलित महिला को सुप्रिया के खिलाफ, स्क्रोल की जो एडिटर है उनके खिलाफ ही खड़ा कर दिया गया। तो ये बता रहे हैं कि हमारे पास साम दाम दंड भेद सब है। और मुझे सबसे बड़ी आशंका है कि 5 अगस्त के बाद तो जिस तरह का राम राज आएगा, वो बहुतों को गंभीर संकट में डालने वाला होगा। जी। तो भाषा, सवाल ये है कि ये जो राम राज्य के जरिए हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर दिखाया जा रहा है, वो तो बहुत भयानक है। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इस दुनिया में अगर कोई पहला हिंदू राष्ट्र बन रहा था और सोच समझ के बन रहा था, मुहिम चला के बन रहा था, उस हिंदू राष्ट्र को तो बहुत बेहतर होना चाहिए था, और उससे हमें ये मिलना चाहिए था कि कभी हिंदुओं के हाथ में सत्ता आएगी तो वो बहुत डिसेंट, बहुत न्यायप्रिय, बहुत अच्छा और इस तरह का होगा कि अनुकरणीय होगा दूसरों के लिए भी। तो जो अकेला हिंदू राष्ट्र बनेगा, अगर उसका ट्रेलर ये है कि आप जनता में हिंदू मुसलमान करते हुए सत्ता में आ जाएं, और जब आप सत्ता में आ जाएं तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद की सेवा करें, और उससे जो समाज में विघटन पैदा हो उसको आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बताएं। आपने लेकिन का सवाल उठाया भाषा, शिवा, एक खाली चीज मैं बोलना चाहूंगी कि कहीं पर भी हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा, सपोज हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा भारत में, जो लोग पैरोकार हैं, और जो लोग पैरोकार हैं इसके, वो अंबेडकर की फोटो भी लगाते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। तो जो उन्होंने लिखा था हिंदू राष्ट्र के बारे में कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों ये एक भीषण विपदा होगी भारत के लिए, इससे कितना नुकसान होगा, ये फैसला क्यों किया था कि वो हिंदू के तौर पर पैदा हुए लेकिन हिंदू के तौर पर करेंगे, वह पढ़ना चाहिए। उन्होंने जो पर्दाफाश किया था मनुस्मृति का, उसको पढ़ना चाहिए, उसको हिंदू मतलब क्या है। हिंदू कोई एक मोनोलिथिक एक चीज तो नहीं है कि आपने खड़ा कर दिया कि भाषा की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आई है। जी भाषा, अब आई आपकी आवाज। जी जी जी।
तो मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत जरूरी हमें समझना है कि किसी भी सूरत में और हिंदू राष्ट्र के पैरोकार जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसने जो परिकल्पना पेश की है हिंदू राष्ट्र की, उसमें आप और मुझ जैसी तो महिलाओं की एक जगह तय पाती है, उसमें दलितों की जगह तो हो नहीं सकती क्योंकि दलितों की एक जगह उसमें तय है, उसमें मुसलमान तो इंटर ही नहीं करते क्योंकि मुसलमान तो होते ही नहीं है, ईसाई तो होते ही नहीं, ईसाई तो उनके दुश्मन नंबर 1 रहे हैं। तो सवाल यह है कि भारत को जो लोग हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी भी रूप में एक अच्छे हिंदू राष्ट्र को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो ऐसी कोई अवधारणा ही नहीं है कि कोई अच्छा हिंदू राष्ट्र होगा और वो उसमें सबको जगह होगी। हिंदू राष्ट्र की जो अपने आप में बुनियादी परिकल्पना है, जितना मटेरियल और जितना अभी तक वह बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र भारत को मनाने का मतलब है भारत के खिलाफ एक मुहिम छेड़ना, देशभक्ति दोनों मिले हुए, जो भी देश को प्रेम एक जाति, एक वॉइस फिर ब्रेक हो डोमिनेंस को गई है लेकर, भाषा की। एक डोमिनेंस को लेकर नहीं बना हुआ है। तो हेलो हेलो भाषा की आवाज नहीं आ रही। हाँ, कि यहाँ से तो नेटवर्क मेरा काफी ठीक ही है। हेलो हाँ जी भाषा जी, अब आवाज आ रही है आपकी? हाँ, अब आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी, तो मैं खाली यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी अवधारणा अच्छे हिंदू राष्ट्र की नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है कि मनुस्मृति के डोमिनेंस को मानना, वो मनुस्मृति जो महिलाओं को नीचा रखती है, जहां पे दलित और बहुजन की, जहां पर एक जो संपूर्ण जिंदगी है भारत की उसकी जगह नहीं होती। वह ईसाई विरोधी है, वो आरएसएस की जो पूरी विचारधारा रही है जिसपे बहुत सिद्धांत हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी बहस में यह डिस्कस नहीं करना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र अच्छा भी हो सकता है। ये मानना ही अपने आप में कि कोई अच्छा हिंदू राष्ट्र हो सकता है। भारत के जो हम सब निवासी हैं वो सारे के सारे इस संविधान की औलादे ही हैं। इतना ही अगर हम मान लें आज तक, तो शायद हम इस देश को बचाने में सफल हो पाएंगे। बिल्कुल सही है। और जिन लोगों ने इस तरह के राष्ट्र की कल्पनाएं की हैं, हम देखते हैं तालिबान ने क्या किया अपने लोगों के साथ, आईएसआईएस ने क्या किया अपने लोगों के साथ, तो इसलिए वो कोई मुगालता नहीं है। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को ये नशा है कि एक हिंदू राष्ट्र बनेगा या राम राज्य आएगा या हिंदुओं का राज्य आएगा, उनके लिए ये वक्त है कि वो उनकी आंखें खुलें और वो देखें कि उनके जज्बात का किस तरह से दोहन किया जा रहा है और अल्टीमेटली वही शिकार हो रहे हैं। जी संजीव, आप इसमें कुछ कहना चाह रहे थे? जो पूरा मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों से शुरू हुआ था लेकिन ब्राह्मणों तक पहुंच गया है, तो इस पर बात करें। जी, दरअसल मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहले तो जो आपका कमेंट था जिसपे भाषा ने बात रखी, उसमें मैं थोड़ी सी एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। आवाज आ रही है? जी हाँ, हेलो। जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, पहली चीज जी, जैसे भाषा ने कहा अभी कि हिंदू राष्ट्र की या किसी भी धार्मिक राष्ट्र की कोई भी परिकल्पना इंसानियत के और न्याय के पक्ष में हो ही नहीं सकती। ये हमें मतलब जब हम विमर्श भी कर रहे हैं तो उसमें बहुत स्पष्ट रहना चाहिए। दूसरी बात कि जो हिंदू हिंदू कहा जा रहा है, ये हिंदू हिंदू है नहीं, ये तो सनातनी ब्राह्मणी राष्ट्र की परिकल्पना है। उसमें जैसा भाषा ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि उसमें दलित मतलब बहुजनों में मतलब अल्पसंख्यक भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, वंचित तबका तो है ही नहीं। और एक और बात समझ लेनी पड़ेगी कि पूरी कल्पना को आज ऊर्जा मिल रही है किससे? पूंजी से, पूंजीवादी सत्ता से, पूंजी की संस्कृति से, पूंजी की राजनीति से। तो ये जो गठजोड़ है पूंजी का और धर्म का,
जिसमें जाति का इस्तेमाल किया जाना धर्म के नाम पे, जैसे ओबीसी को जिस तरह का हिंदुआइजेशन हुआ है, और जैसे बात चल रही है उत्तर प्रदेश में अपराध और जाति की, तो उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि अगर आप देखेंगे मोटे तौर पे हिंदी पट्टी और पूरे भारत में भी ओबीसी जातियों के बारे में, कि ओबीसी जातियों का एक बड़ा तबका जो है वो दलितों के ऊपर अत्याचार करने में हमेशा से आगे रहा है, क्योंकि वो खुद को ज्यादा बेहतर हिंदू मानता है। ये हमने देखा, ये फैक्ट्स है हमारे पास, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और इसका इस्तेमाल किया है, मतलब इस पूरी फिनोमिना का जिस तरह से सत्ता ने और पूंजी ने इस्तेमाल किया है, कि आज जैसे आप देखिए कि जो जातिगत उत्पीड़न है उसमें और जाति आधारित अपराधों में, या अगर आप याद करें गुजरात दंगों में जिस तरह से ओबीसी और दलितों की भूमिका को आरएसएस ने तैयार किया था, कहने को वो हिंदू राज्य मुसलमानों के खिलाफ, तो इन अंतर्विरोधों को भी हमें समझना पड़ेगा कि जब हम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, तो वो हिंदू राष्ट्र उनके लिहाज से भी एक छद्मनारा, जैसे वो सूडो सेकुलर कहते हैं ऐसे वो सूडो हिंदू है, वो हिंदू है नहीं। जो हिंदू धर्म की परिभाषा करने वाले, जो हिंदू धर्म को मान, जी संजीव, मेरा सवाल ये है कि फिर अल्टीमेटली बात यहाँ पर आकर ठहरती है कि इस देश में मुसलमानों से नफरत करवा करके जो कीमत वसूली जा रही है और आम जनता जो मुसलमान से नफरत करने की कीमत दे रही है, ये हम कब जनता को समझा सकेंगे कि भाई ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये ब्राह्मण दलित का मामला नहीं, ये पूंजीवाद का मामला है। हमारे मालिकों ने हमारी नब्ज पकड़ ली है और इस नफरत की कीमत हम अपनी जान से भी दे रहे हैं, हम अपनी इज्जत से भी दे रहे हैं, हम अपनी आवाज से भी दे रहे हैं। ये जो सवाल है, भाषा आप भी बताइए मुझे इस बारे में कि ये एक इससे जो बड़ा नैरेटिव गढ़ा गया कि इस देश की समस्या मुसलमान है, और फिर उसमें मैं बताऊं आपको, मैं दिल्ली में रहती हूँ, बहुत डिसेंट हिंदू, पढ़े लिखे, बहुत अच्छे परिवारों से आने वाले लोग, बहुत अच्छी नौकरियों में या बिजनेस करने वाले लोग बहुत शालीनता से कहते हैं कि देखो मुसलमानों का तो कुछ करना पड़ेगा। ये जो नैरेटिव बनाया गया है, इसकी कीमत ये देश चुका रहा है लगातार। इसको कैसे हल किया जाए? जी मैं इस नैरेटिव में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जी। इस नैरेटिव में जब बात होती है कि मुसलमानों का तो कुछ करना पड़ेगा, तो उसमें भी पसमानदा मुसलमान शिकार होते हैं सबसे ज्यादा। सही। अगर आप गौर करें तो सवाल ये है, मैं इसी के लिए कह रहा हूँ कि जब आप धर्म और जाति के रिश्ते पे बात करेंगे तो उसमें जाति की सच्चाई को पहले स्वीकार करना पड़ेगा। इस देश में कोई धर्म जाति विहीन धर्म है नहीं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, कोई धर्म जो है वो जाति विहीन नहीं है। तो अगर धर्म जाति विहीन नहीं है इस देश में, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग जो है वो कौन कर रहा है। मैंने इसीलिए जो दूसरा पक्ष रखा था कि कौन डिफाइन कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आजमगढ़ में अभी कुछ दिनों पहले दलित और मुसलमानों के बीच में झगड़ा हुआ जिसमें दलितों के घर जले। उसको किस तरह से किस पर्सपेक्टिव में खड़ा किया गया। वो सिर्फ मुसलमानों ने हमला किया ऐसा नहीं किया गया। आप ये समझिए, जो वहां के आरएसएस ने जिस तरह का प्रचार किया है इंटरनली, वो यहाँ पे आने की बात समाप्त नहीं हो रही। और दूसरी तरफ आप गौर से देखें, जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट हैं वो भी इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि कब होगा, ये तब होगा कि जब हम जाति विहीन समाज की स्थापना वर्ग संघर्ष के साथ करने की रणनीति पे काम करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, जाति को खत्म करने की बात करते हैं लेकिन वर्ग को नकार देते हैं। जहां वर्ग को स्वीकार कर रहे होते हैं, क्लास स्ट्रगल की बात कर रहे होते हैं। ये कमी तो उस लीडरशिप की भी है ना संजीव। जो लीडरशिप जाति पर बात कर रही होती है वो वर्ग के ऊपर बात करने पर आमादा नहीं है। वो कहती ही नहीं, वो मानना नहीं चाहती उस बात को। और ये अभी आपने देखा होगा, तो लंबी डिबेट है हम सब के बीच में, ये लंबी डिबेट है
कि भाई आप ये समझिए कि ये ओवरलैपिंग मामला है कि जहां पर जाति के आधार पर जो पीड़ित हो रहा है वो वर्ग के आधार पर भी तो पीड़ित ही है ना। तो भाषा ये आपके सामने ये सवाल रखना है। एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगी कि अभी कोरोना संकट के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो इस देश ने नजारा देखा वो आजादी के समय भी पूरे भारत ने नहीं देखा था। वो बॉर्डर से जुड़े हुए हिस्सों ने देखा होगा, लेकिन जो हमारी दादियां रही हैं उन्होंने भी ये नजारा इस तरह से देखना कि करोड़ के ऊपर लोग सड़कों पे जा रहे हों, एक जगह से दूसरी जगह मारे मारे फिर रहे हैं। ये बिल्कुल दूसरे ढंग का एक नैरेटिव था जो कि मोदी, अमित शाह और बाकी जिस लोगों ने भी प्लानिंग की थी उन्होंने सोचा नहीं था कि ये नैरेटिव होगा, इतने गरीब साथ आ जाएंगे, मीडिया को भी मजबूरन देखना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए कि हुआ क्या उसमें। ये बहुत बड़ा एक ऐसा मौका था जब देश का जो सताया हुआ तबका है, इसमें बहुजन था, इसमें आदिवासी थे, इसमें महिलाएं थी, इसमें बच्चे थे, वे सारे लोग डिस्प्लेस थे। इस तरह का फोर्स माइग्रेशन इतिहास में नहीं हुआ था, भारतीय इतिहास में तो नहीं था। ये एक ऐसा मौका था जिसको आप गुस्से में, इस दुख को गुस्से में बदला जाना चाहिए था, बदले जाने का एक पॉलिटिकल मौका था। हम बात करते हैं कि जब लोगों को मोबिलाइज करना होता है तो मोबिलाइज करने वाली ताकतें कोरोना के संकट में फंस जाती हैं। जब सरकारें गिरानी होती हैं, साजिशें करनी होती हैं, बिहार में वर्चुअल रैलियां करनी होती हैं, तो वो जो ताकतें हैं वे कहीं पे भी रुकती नहीं हैं, वो पूरे समय काम करती रहती हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस और पॉलिटिकल वैक्यूम है, बैंक्रप्सी है लीडरशिप की भारत में इस समय, ये सबसे ज्यादा उजागर हुई कोरोना के समय, क्योंकि एक के बाद एक भीषण भयानक गलतियां मोदी सरकार और जो राज्य सरकारें थी वो कर रही हैं। लेकिन आप देखिए कि इसे पॉलिटिकल नैरेटिव में बदलने की कोशिश बहुत कम हो रही है। जो आप बात कह रही हैं, हमने शाहीन बाग से लेकर जो पूरा मूवमेंट चला, पूरे देश भर में चला, वो मूवमेंट मैंने हर जगह जा के देखा, इतना गुस्सा था। सिर्फ मुसलमान औरत ही का गुस्सा नहीं था, वो तमाम उन लोगों का था जो इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते थे, जो इसे एक हिंदू फासिस्ट स्टेट में तब्दील होने के खिलाफ थे। लेकिन वो जो पॉलिटिकल नैरेटिव होना था, जो पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे बढ़ के इसे एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तब्दील करना था, औरतों ने तो हिम्मत दिखाई। भाई आप ये बताइए कि योगी सरकार के खिलाफ क्या कोई एक भी व्यक्ति खड़ा हुआ जिस तरह से घंटा घर की औरतें खड़ी हुई? मैं तो वहां जब गई तो मेरी तो कल्पना ही नहीं आई कि इस तरह से बिना लाइट के, बिना पानी के, बिना शौचालय के वे औरतें जमी हुई थी वहां, छोटे छोटे बच्चों के साथ। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो विकसित हो रहा था, जो एक उसमें बहुत तगड़ा गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी थी, जिसे आप कहिए कि अट्रैक्ट करने की शक्ति, क्योंकि पोटेंशियल था उसमें, बहुत तगड़ा पोटेंशियल था। लेकिन हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो जिस भी नाम से आप कहिए, आप उसे लेफ्ट कहिए, प्रोग्रेसिव कहिए, कांग्रेस कहिए, समाजवादी कहिए, बसपा कहिए, जिसे उसे नर्चर करना चाहिए था, जगह देनी चाहिए थी, उसे आगे बढ़ाना चाहिए था, टेरिबली फेल्ड। तो सवाल है कि ऐसा नहीं है कि लोगों में गुस्सा नहीं है, और जो हम बात लगातार कह रहे हैं कि जो पूंजीवाद की मार है, जिस तरह की भीषण मंदी है, जिस तरह से लोगों की नौकरियां गई हैं, जिस तरह से आलू और प्याज इतना महंगा हुआ है, लोगों का जीना मुश्किल है इस समय। एक एक आदमी के पास जाइए, सबके पास वही कहानी है कि उनके लिए जिंदा रहना मुश्किल है। सवाल है कि इसे पॉलिटिकल क्वेश्चन में तब्दील करना। आप याद करिए, आपको याद होगा जब पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ते थे मनमोहन सिंह के समय, तो क्या होता था? अभी तो 20 दिन तक बढ़ गए, 20 दिन तक लगातार, मतलब 20 दिन मैंने नोट किए, बाकी और बढ़े होंगे। लेकिन ये जो आर्गुमेंट था, ये जो आर्गुमेंट था भाषा, एक आर्गुमेंट था जब इसको मुक्त किया गया था फ्यूल को,
कि ये अगर ओपन बाजार में आएगा तो लोगों को इसका फायदा मिलेगा, जब कच्चे तेल की कीमतें नीचे जाएंगी तो लोगों को उसका फायदा मिलेगा। तो वो अपने आप में वो पूरा आर्गुमेंट धराशाही हो गया और इसको फिर से राष्ट्रीय उसमें लाना चाहिए कि इसको ये ओपन मार्केट की जगह इस पर राशनिंग हो और सरकार इसको अपने कब्जे में ले, क्योंकि सरकार ने ही हमें ये बता दिया कि जब कच्चे तेल की कीमतें गिरेंगी तो वो ड्यूटी बढ़ाएगी और उसको जनता तक वो फायदा पहुंचने नहीं देगी। एक तो ये आपने जो बहुत बड़ा सवाल किया बनाया है कि पॉलिटिकल सवाल क्यों नहीं बनाइए, तो इसमें मीडिया का जो रोल रहा, आप दोनों लोग मीडिया से आते हैं, मैं भी आती हूँ, मीडिया का जो सवाल है आज भी देखिए उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसके नाम पर मीडिया सिर्फ इसको लॉ एंड ऑर्डर की तरह डील करना चाहता है। मीडिया इस पर बात कर रहा है कि एसएचओ ने क्या किया या एसीपी ने क्या किया या एसएचओ का तबादला क्यों हुआ, उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। मीडिया बहुत चालाकी से आप हमारे गुस्से को, जनता के गुस्से को, पीड़ितों के गुस्से को सारा का सारा पुलिस के ऊपर मर देना चाहता है। वो चाहता नहीं है कि इस पर बात हो कि ये सवाल पुलिस का है ही नहीं, ये कोई और बड़ा सवाल है। और पूरा मीडिया इतने आंसू बहा रहा है, पीड़ितों के परिजनों को ला करके बिठाता है और सवाल ये करता है कि पुलिस ने क्या किया, जो आईओ था उसने क्या किया। संजीव और भाषा दोनों आप लोग इस पर मुझे बताइए। संजीव आप बता दें पहले। जी, दरअसल मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ इस बात से, अपनी बात रखने से पहले। छोटा सा किस्सा है, कभी कभी किस्से बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। मैं लखनऊ में था तो कुछ पुराने पुलिस अधिकारियों से बात हो रही थी। हम तो ये दौर वो था जब सहारनपुर हिंसा के अंदर कुछ लोग जेल में गए थे और उनको चंद्रशेखर और दो साथियों उनके एनएस लगा दिया था। तो हम उनसे बात करने गए थे भी कैसे इस लड़ाई को लड़ें, क्योंकि आप तो पुलिस में रहे हो, प्रशासन में रहे हो, तो जरा समझाओ। तो उन्होंने कहा देखिए साहब, जो आजकल हमारे जूनियर्स हैं, जो हमारे साथ के लोग हैं, वो हमें कहते हैं आजकल पुलिस का एक काम है, और आजकल पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर की जो परिभाषा है वो बदल गई है। आजकल सिर्फ ऑर्डर में रहना, ऑर्डर मैनेज कर लेना ही हमारा प्रमुख काम है। आप इस ऑर्डर के निहितार्थ समझें, इसकी गहराई को समझें कि ये ऑर्डर कौन सा है और कैसा है और कहां से आता है और कहां जाता है। दूसरी बात, पुलिस का चरित्र, आपको याद होगा मेरठ दंगों के दौरान पीएसी, और कोई आज का चरित्र नहीं है कि वो सांप्रदायिक और जातिवादी हो। हमारे देश के अंदर देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो घट रहा है इसकी तीव्रता बढ़ी है, पर कुछ नया नहीं घट रहा है। ये इसलिए घट रहा है, और मेरा यहाँ पे थोड़ा सा जो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की बात है और पॉलिटिकल पावर्स जो इनकी हम बात कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं कर पाए, उसमें हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि उनके काम करने में ये जो जाति के अंतर विरोध है वो उनको समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक वो इसको नहीं समझेंगे, जैसे देखिए एब्स्ट्रैक्ट में तो हर अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करनी चाहिए, पर अगर आप उत्तर प्रदेश का ही डेटा उठा लें, तो हमारे कुछ साथी हैं जो काम करते हैं, आप भी सब उनसे परिचित हैं, रिहाई मंच वाले, उनके डेटा को उठा लें तो जो एनकाउंटर हुई है पिछले 2 साल 3 साल में, उसमें जो दलित और मुस्लिम है, मुस्लिमों में भी पसमानदा मुसलमान है। जी हाँ, ये हमें समझना पड़ेगा। और ये हम देखते हैं कि जब प्रशासन इस तरह की कोई कार्रवाई करता है, जैसे अभी आप देखिए कि दुबे वर्सेस ब्राह्मण नैरेटिव है जी, कि ब्राह्मण ने ब्राह्मण को मारा, कारण एनकाउंटर किया, जी, है ना। ऐसे ही मुसलमान अधिकारी मुसलमान अपराधी को मारता है, दलित अधिकारी को मारता है, गिरफ्तार करता है। ये प्रैक्टिस में है जी, ये प्रशासन की प्रैक्टिस में है, और इसको कोई भी सरकार आती है वो लागू करती है। ये हमें समझना पड़ेगा। सिर्फ इतना कह के हम बच जाएं कि ये सिर्फ यही हो रहा है, नहीं भाई, ये तो मेरी बात थोड़ी सी मैं कंप्लीट कर दूं। जी, सॉरी। दूसरी बात हमें समझनी पड़ेगी कि मैं बार बार कह रहा हूं, जो मैंने 3 पक्ष शुरू में रखे थे कि अपराध की डेफिनेशन तय करने की ताकत किन
शक्तियों के हाथ में, वो जाति के किस श्रेणी में खड़े हैं। मान लीजिए, देखिए ये फैक्ट है, एसआर दारापुरी जी ने इस पर पूरा लेख लिखा हुआ है कि बहन जी के कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ केसेस आतंकवादी निरोधक कानून के तहत किए गए। प्रशासन क्या तब, बहन जी तो सांप्रदायिक नहीं है, बहन जी तो बहुजन की हित रक्षक है, लेकिन उनके शासन में घटा, ये डेटा है, इस डेटा को हम कैसे नकारें। जी इसी तरह से अगर आप गौर करेंगे तो सवाल सत्ता के चरित्र का है, और सत्ता के चरित्र को जनता में रखने की जब तक कुव्वत हम उन अंतर्विरोधों को रिजॉल्व करते नहीं करेंगे, तब तक हम उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल या पॉलिटिकल नैरेटिव में कन्वर्ट करना नहीं कर पाएंगे। ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमारी बहुत बड़ी सीमा है, लिमिटेशन बन गई है। इस लिमिटेशन को जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे, इस आइस को जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे, मेरे को दुख है, मैं अपने बहुत सारे साथियों से जब बात करता हूं तो भारत की जाति व्यवस्था पे उनकी समझ बहुत ही सतही है, उसके अंतर्विरोधों पे उनका जो सोच समझ है प्रगतिशील साथियों की, वो बहुत कमजोर है। संजीव, ये जो उसकी राजनीति करना तो और बड़ी बात है। सोचने और समझने का काम जहां से इंसान सीखता है, वो केंद्र तो बंद किए जाने हैं। आप देख ही रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं कि शिक्षा जो है वो सबके लिए होगी नहीं, अवेलेबल ही नहीं होनी है। तो अभी भाषा स्थिति बड़ी ही भयानक है। पुलिस अच्छी है या बुरी है या जैसी भी है, लेकिन अब देश सिर्फ पुलिस चलाएगी क्या? तो ये जो भाषा, इस पर बताइए। मेरा सवाल संजीव से भी था। आप, मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जो स्थिति है, और खासतौर से क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, पहले भी ऐसा था। सुनाई दे रही है क्या आवाज? जी ठीक है, आ रही है। हाँ अब ठीक है। मैं संजीव ने जो बात कही है, मैं थोड़ा उससे डिफर करती हूँ। मेरा यह बहुत स्पष्ट मानना है कि अभी जो हालात, चाहे यूपी के हों या देश के हों, पहले इस तरह के हालात नहीं थे। और उस हालात की डिग्री में जो चेंज आया है, जिस तरह से चीजें बिगड़ रही हैं, जिस तरह से पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो 3 खंबे 4 खंबे लोकतंत्र के हैं, वो कोलाइडेड हैं, वो मिले हुए हैं, और वो सत्ता के आगे नतमस्तक हैं। पहले था कि पर्देदारी थोड़ी थोड़ी रहती थी, लेकिन इस समय तो कोई पर्देदारी नहीं है, पूरा नंगा नाच चल रहा है, जहां पर जस्टिस कभी आप बोलेंगे कि किस तरह से डिनाइड है। इसमें जो शिबा, मुझे लगता है कि जो किया जाना चाहिए, जो हम, आप और बाकी लोग कर सकते हैं, जो क्या नैरेटिव्स हमारे हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी से ही शुरू भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपी जिस लेवल की प्रयोग स्थली बनी हुई है, और आने वाले दिनों में जिस तरह का एक खतरनाक, खौफनाक नैरेटिव यहाँ से बिल्डअप होगा, उससे हम कैसे झेलेंगे, और उससे हम जो लोकतंत्र है, संविधान है, जमहूरियत है, उसे हम कैसे बचाएंगे, ये सोचने के लिए जरूरी है कि जो व्यापक डिफरेंट कड़ियां हैं, चाहे वो मुसलमान हो, उनका रिजेंटमेंट हो, दलित है उनका रिजेंटमेंट हो, महिलाएं हैं उनका रिजेंटमेंट हो, और सबसे बड़ी बात, जो आम नागरिक पर चोट पड़ रही है, उसका जीना जो मुहाल है। अगर आप याद करें, संजीव ने कहा कि मायावती के समय का जो नैरेटिव बिल्डअप हुआ था, लालू के समय जो बिहार का नैरेटिव बिल्डअप हुआ था, सवाल है इस समय जितना भी अपराध हो जाए उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मणों को निपटा दिया जाए, दलितों को निपटा दिया जाए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो जाए, वह नैरेटिव इसलिए हम और आप नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन का, संवाद का, मीडिया का वह प्लेटफॉर्म नहीं है। वो प्लेटफॉर्म उनके पास अभी है। जैसा शिबा आपने खुद ही कहा अभी कि बड़े पैमाने पर इतनी अपराध की घटनाएं, इतने बर्बर अत्याचार हो जाने के बाद भी मीडिया में उस तरह की बातें, उस लेवल की बातें बहुत कम हो रही हैं। तो अभी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो सारे वाक़े हो रहे हैं, इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात हो, पब्लिक में तमाम लोग जो भी जिसकी जितनी लिमिटेशन है वह जाए। और यह संकट क्योंकि बढ़ने जा रहा है, अब आप ये देखिए कि ये संकट
जो कोरोना का संकट है वह बढ़ेगा, जिस तरह की गैंग वॉर्स शुरू हुई हैं ये अभी तुरंत खत्म नहीं होने वाली हैं, क्योंकि इन्हें पावर मिली है, इन्हें लग रहा है कि सरकार इनकी अपनी है, कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए आप देखिए कि एक घटना के बाद तुरंत दूसरी घटना हो रही है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। ये बताइए कि जब जब दो प्रभुत्व वाले समाज के लोग आपस में भिड़ रहे हों और एक ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय चलने लगा हो उत्तर प्रदेश में, और बाकायदा अब जो मैं ट्विटर पे देखती हूँ, जो मैं फेसबुक पर देखती हूँ, उसमें जो बातचीत है वो बहुत ही जीरो डाउन हो करके जाति और खास जाति के ऊपर आ चुकी है। ये किस तरह का कहना चाहिए कि आमना सामना पैदा कराया गया है, जिसमें ठाकुर समाज और ब्राह्मण दोनों प्रभुता संपन्न समाज है, ये आपस में एक दूसरे के सामने खड़ा हो रहा है। इस समाज को तो करना ये चाहिए था कि इस देश के लिए दिशा देने के लिए इस युवा को सामने आना चाहिए था, क्योंकि इनके हाथ में सत्ता थी। इनको उस पर सवाल करने चाहिए थे कि ये जो हमारे देश में बिलियनियर और भूखे लोग एक साथ कैसे बढ़ रहे हैं, इस पर सवाल करने के बजाय ये लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय में बट रहे हैं। इसको कैसे रोका जाए? यहाँ पर ना दलित कुछ बोल सकता है, ना ओबीसी कुछ बोल सकता है, ना मुसलमान कुछ बोल सकता है। तो ये एक नई तरह का इक्वेशन पैदा हुई है उत्तर प्रदेश के हवाले से। जी, और उत्तर प्रदेश में ये जो इक्वेशन पैदा हुई है, अगर आपको याद होगा जब योगी मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो उप मुख्यमंत्रियों की जो बात हुई थी, अगर आप याद करिए, ये जो ब्राह्मण समाज बहुत तगड़ा नाराज था, फिर किस तरह से ब्राह्मण समाज को खुश करने के लिए क्या क्या किया गया, बाकी किसको किसको लाया गया। तो ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है। और यूपी में, क्योंकि जो मैं तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, लखनऊ में पढ़ी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि गोरखपुर जिस तरह से उस समय भी एक पावर सेंटर था ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का। हरिशंकर तिवारी उस समय थे, जिसके एक डॉन होता था, वही डॉन लखनऊ यूनिवर्सिटी का मुखिया बनता था। तो ये रिवाइवल ऑफ दैट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स भी कोशिश हो रही है, और ये इनको सूट भी करता है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों लोग आपस ही में मलाई काटते रहेंगे, जो कि योगी के बनने के बाद हुआ। लेकिन दिक्कत ये है कि हाँ, जो आप कह रही हैं, मुझे लग रहा है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि असली जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, सवाल है कि ब्राह्मण मारा जा रहा है, कितने ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, कितनों की जमीन छिन रही है, वो अलग बात है, वो तो नहीं है ना सामने। हकीकत तो बिल्कुल दूसरे ढंग की है। इस समय सबसे ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि जो असली में मार खा रहे लोग हैं, जो असली में माइग्रेटेड लोग हैं, जो असली में दलित अल्पसंख्यक पे हमले हैं, उनको हम अपने फोरफ्रंट पे लाएं, उनके बारे में आप ये कह रही हैं भाषा कि आम जनता, जो व्यापक जनता है, वो जिस तरह हर तरह से पिस रही है और हर तरह की नाकामी का, सरकारी नाकामी का शिकार है, उससे ध्यान हटाने के लिए ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय का जो डिस्कोर्स है, उसको, ये तो वो डिस्कोर्स था ना जो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद आना था, ये अभी नहीं आना था। ये पहले कैसे हो गया कि ये तो इनको सूट करता है, ये तो बहुत सूट करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो ब्राह्मणों को बैठा देंगे, सवाल है मलाई काटनी है ना, सत्ता की जो मलाई है उसकी लड़ाई है। ये लड़ाई कोई बहुत बुनियादी अधिकारों वाली लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई इस पे है कि हमें कितनी पावर मिले, हमारे कितने मिनिस्टर हो, हम कितनी पावर पोस्टिंग करा सके, ये लड़ाई वहां पे निपट जाएगी। लेकिन इस लड़ाई के चक्कर में बाकी जो ये सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे बहुत आराम से पीछे हट जाएंगे, कोई सवाल ही नहीं उठेगा। हम आप भी सोचेंगे अच्छा ब्राह्मण ठाकुर लड़ रहा है, चलो अच्छा है, कुछ संकट हो जाएगा। ये संकट नहीं होने वाला। मेरा ये कहना है कि ये असली संकट योगी सरकार के लिए नहीं है कि योगी की ब्राह्मण और ठाकुर लड़ रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे अटल और अडवाणी के बीच कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, दो चेहरे नहीं थे, लेकिन हम सारे मीडिया इस बात पे थे कि दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक आरएसएस है, एक सॉफ्ट है, एक हार्ड है। उसी तरह का बहुत डेलिबरेट डिस्कोर्स उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है कि ठाकुर और ब्राह्मण लड़ रहा है, ताकि बाकी सारे मुद्दों से हमारा आपका मीडिया का ध्यान हट जाए। वो लोग आपस में कुछ पावर पोस्टिंग्स कर लेंगे, 5 अगस्त को शंखनाद हो जाएगा और उसके बाद सब बल्ले बल्ले हो जाएंगी उनकी। संजीव, अभी ये बात भी सामने आई, आपने इस पर इसको टच भी किया था कि कैसे अभी
पीड़ित वर्ग ब्राह्मण बनने के बाद से उसको पैसिफाई करने के लिए उसको कुछ डोल आउट करेंगे, उसको शांत करने के लिए उसके लिए कुछ किया जाएगा। तो ये आपस की बंदरबाट जो है, जो सवर्ण समाज के बीच की, ये चलती रहेगी। और जो असली हकदार हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, जो दलित और पसमानदा समाज के लोग हैं, उनके हिस्से में कुछ आना नहीं है। यानी कि जो पीड़ित है वो भी उसी अपर कास्ट से आ रहा है, जो पीड़क है वो भी अपर कास्ट से आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को संभालते रहेंगे। देखिए, जो भाषा ने कहा वो अपने आप में मुफीद चीज है। मैं उसमें थोड़ी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगा। हेलो जी आवाज स्पष्ट है? एकदम। जी पहली चीज कि जो भाषा ने कहा कि भाई ये तो एक ऐसा सुपरफिशियल डेलिब्रेट डिस्कोर्स है जिसमें फायदा उनको है। दूसरी, इस पूरी प्रक्रिया में आप समझिए हो क्या रहा है। इसका जो आउटपुट है कि जो सोशल जस्टिस की जो पूरी लड़ाई थी, जो पूरा डिस्कोर्स था, वो खत्म कर दिया गया, वो हाशिए पे ले आया गया। हम जिसे सामाजिक न्याय कहते थे, न्याय की अवधारणा का जो हमारा सह संबंध था, जो इकोलॉजी थी, उसको डिस्ट्रॉय करने का ये इक्विपमेंट है। कभी ठाकुर, कभी ब्राह्मण, कभी कायस्थ, कभी ब्राह्मण, कभी वैश्य, कभी ब्राह्मण, कभी ठाकुर, कभी वैश्य, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। और ये आरएसएस इसमें बहुत शातिर है। आरएसएस, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि समझना पड़ेगा हमें कि जो जमीनी मुद्दे हैं, जो जमीनी सवाल था, वो था सोशल जस्टिस का। जी और सोशल जस्टिस में जो भी वंचित है वो आता था, चाहे वो गरीब ब्राह्मण हो, चाहे वो गरीब क्षत्रिय हो, चाहे वो गरीब वैश्य हो, जो वंचित है ना, उसके लिए एक इंश्योर था कि भाई इसको हम हमारे संविधान के तहत ये चीजें प्रदत्त की जाएंगी कानूनन, जो मिलेंगी हमें, न्याय की दृष्टि से मिलेंगी, अधिकार की दृष्टि से मिलेंगी, और सबसे बड़ी बात इंसानियत के, इंसान होने के नाते मिलेंगी। ये जी तीन चीजें है ना, सोच समझ के खत्म करने का ये संजीव, कवायद इसमें है। भी वर्ग संघर्ष तो और ये निहित है। हिंदू राष्ट्र, जी मैं आ रहा हूं, मैंने इसीलिए कहा कि जो सामाजिक न्याय की बात थी उसमें वंचित ब्राह्मण भी शामिल थे, गरीब ब्राह्मण भी शामिल थे, गरीब क्षत्रिय भी शामिल थे। सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ बहुजन नहीं था। सामाजिक न्याय का मतलब है जो भी वंचित है, जो भी हाशिए पे खड़ा है किसी भी रूप में, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, हम तो इस अवधारणा की बात करते हैं ना, सामाजिक न्याय की जब दृष्टि की हम बात करते हैं तो इसको खत्म करना है। इसको हाशिए पे कैसे लाएंगे? जब आप डिस्कोर्स में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में, वो भी हेजेमेनिकल कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को आप पेनिट्रेट कर देंगे, क्योंकि मीडिया, कल्चर और पावर ये उनके हाथ में है, तो वो इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मीडिया में भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट दिखा के मैनिपुलेट किया जाएगा, कल्चर में भी इस तरह का दिखा के मैनिपुलेट किया जाएगा, और पावर स्ट्रक्चर में भी इसी तरह का कि भाई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, क्षत्रिय मुख्यमंत्री बन रहा है, ठाकुर मुख्यमंत्री बन रहा है, वैश्य मुख्यमंत्री बन रहा है। भाई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो बनना है वो एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, और जो उसके योग्य है और जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है वो होना चाहिए। उसकी जाति धर्म से तो कुछ लेना देना नहीं था। तो ये तो क्रिएट किया गया है ताकि हम ये सवाल ना उठा सके कि भाई हमें हमारी जमीन क्यों नहीं मिली, हमें संजीव, ये हमारा सवाल हम रोजगार ना क्यों उठा नहीं मिला। सके। संजीव, ये सवाल हम ना उठा सके, इसके बावजूद हमारे युवा ये सवाल उठा रहे हैं। हम लोगों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने कुछ सवाल पोस्ट किए हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये उनके सवालों पर भी बात हो। सवाल आ रहा है कि भाई ये बताइए कि हम लोगों को एक तो ये कि सवाल यही है कि इसका हल क्या है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि लगातार बचपन से हमारे अंदर विभाजन सिखाया जाता है, हमारे घरों से सिखाया जाता है कि आप इस फला से नफरत कीजिए, फला से दूर रहिए, फला बुरे होते हैं। ये जो डिस्कोर्स है जो घरों से आता है, उसके बाद वो परिपक्व हो करके वो समाज में अब हमें दिखने लगा, उसकी विषबेल दिखने लगी है। तो समीक्षा कपूर का भी सवाल है, और इससे पहले हमसे और भी सवाल किया, रितंबरा ने भी सवाल किया कि हम लोग करें क्या है, इसको एड्रेस करने का क्या तरीका है। और धनंजय राय का सवाल है कि हाउ डू यू लुक एट पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ यूपी vis-a-vis caste and communalism?
Do you see the role rentier class and absence of land reform in UP for caste crime and communalism? तो वो जो बुनियादी सवाल है उस पर भी लौटना पड़ेगा कि लैंड रिफॉर्म नहीं हुए और भूमि का बंटवारा नहीं हुआ, वहां पर जो चीजें साउथ में हो गई थी वो वहां नहीं हुई। तो वो सवाल हम लोगों को एक एक करके अब लेने हैं। मुझे अन्वेषण सेक्रेटरी से I want to ask one question. Actually, मैम मेरा मेन सवाल ये है कि हमें बचपन से मुस्लिमों से नफरत करना सिखाया जाता है। तो आप जितने भी पढ़े लिखे यंग जनरेशन को भी देखो तो वो यही बोलते हैं कि पहले मुसलमान को मतलब खत्म करो, ये बहुत गंदे होते हैं, ये हेट करना सिखाया जाता है बचपन से। और यंग जनरेशन में भी ये है। तो चाहे कास्ट का जो भी डायनामिक्स हो, वो तो बाकी सारी देश नहीं समझ रहा है, वो तो आप लोग समझ रहे हैं, पर बाकी सारा देश ये समझ रहा है कि हमें मुस्लिम्स को हेट करना है। तो हम इस डिस्कोर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? पहली बात, सारा देश नहीं समझ रहा है अभी भी, ये गलत अवधारणा है। ये कुछ लोग समझ रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो दिखाई दे रहे हैं कि वो सफल हो रहे हैं। पर अभी भी इस देश के बहुसंख्यक आबादी जो है वो घृणा की राजनीति में भरोसा नहीं रखती है। ये पहले आपको भी समझना पड़ेगा, उसके बाद बाकी चीजों पे बात हो सकती है। दूसरी बात कि किन के घरों में ये जो घृणा सिखाई जाती है उनका मैं छोटे छोटे उदाहरणों से हम देखते हैं जो आप कहना चाह रही हैं, जो मैं समझ रहा हूँ कि भाई मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसे वैसे होते हैं। ये वजह है, इसको तभी ठीक किया जा सकता है जब हमारे बीच में संवाद कायम हो। मैं अपने बहुत सारे साथियों से बात करता हूँ कि जब हम बात कर रहे होते हैं खास करके इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, हम इतने एलियन होके बात कर रहे होते हैं कि जैसे कि भाई ये हमारे बीच में है ही नहीं कहीं से। तो पहले तो ये अपना अलगाव खत्म करना पड़ेगा। जो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू समझते हैं उनको शुरुआत तो उन्हीं को करनी पड़ेगी, और जिनको लगता है कि भाई ये लड़ाई लड़नी है, कि हमें घृणा नहीं करनी है, तो वो तो घृणा करेंगे नहीं, मेरा तो ये विश्वास है। हाँ, ये उनकी अंदर की धारणाएं कब कमजोर पड़ जाए, इसको कमजोर ना पड़ने दें, इसको और मजबूत बनाना है। तो उसके लिए तो आपको, जैसे ये कहा जाता है, जब जैसे हम कहते हैं जाति खत्म करो, तो जाति खत्म करना तो दिमाग का मामला है मोटे तौर पे, कि भाई हम अपने दिमाग से जाति को, धर्म को मानना बंद कर दें तो जाति खत्म हो जाएगी। पर जाति इतने कहने भर से तो खत्म हो नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि जो जाति को मनवा रहा है, जो ऊपर है हेजेमनी में, जो प्रभुता जिसके पास है, जिसके पास सत्ता है, संस्कृति है, जब तक उसके साथ खड़े होने वाले लोग इसमें अफर्मेटिव एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये चीजें खत्म नहीं हो सकती। इसका संघर्ष जारी रहेगा ही रहेगा। इकोनॉमी का सवाल है, पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल जो है, यहाँ पर लैंड रिफॉर्म का सवाल जो है। रिपीट कर दीजिए, आप वो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज, मैं भूल गया। जी, डॉक्टर धनंजय का सवाल है कि हाउ डू यू लुक एट पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ यूपी विज़ कास्ट एंड कम्युनलिज्म। तो ये जो लैंड रिफॉर्म की जो वहां पर मौजूदगी नहीं रही और वो एक बड़ा काम पीछे रह गया, उससे जोड़ करके आप इसको अगर देखेंगे तो जो स्थिति है दलितों की वहां पर, वो तो सीधा सीधा लैंड रिफॉर्म का मामला है। जी, मैंने आपसे अनौपचारिक बातचीत जब शुरू की थी तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब बसपा की पहली सरकार आई थी तो वो इसी नारे पे आई थी कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये उनका प्रमुख नारा था बसपा का। मान्यवर काशीराम जी ने इस बात को बहुत सशक्त ढंग से लोगों के अंदर पेनिट्रेट किया था। और जब उन्होंने कहा था कि मुझे तुम्हें इस देश का शासक बनाना है, उसके पीछे मतलब शासक बनाना मतलब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना नहीं था। उसके पीछे मकसद ये था कि सत्ताधीश यानी कि समाज, संस्कृति में और संसाधनों में हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी नहीं, उसमें जो हमारा हक है वो हमें हासिल करना। तो ये संसाधनों का जो हक की बात थी, इस हक की बात को पिछले 30-40 साल में मैंने बार बार कह रहा हूं कि जो सोशल जस्टिस की शक्तियां थी उन्होंने डाइल्यूट करा। ये कमजोरी उनकी तरफ से आई है। देखिए, शत्रु ने जो हमला किया वो किया है, दुश्मनों ने जो अपनी भूमिका निभाई बड़ी ईमानदारी से, बड़ी वफादारी से निभाई, पर बेवफाई जो हुई है वो यहां से हुई है। इस खत्ते में ज्यादा बेवफाई हुई है कि
जमीन की लड़ाई का सवाल हुआ, जब भी संसाधनों के बंटवारे की बात हुई, तो उसको जिस तरह से सामाजिक न्याय की शक्तियों वाले राजनीतिक दलों ने ट्रीट किया वो बहुत ही खराब था, वो बहुत ही कमजोर था, उसमें वैचारिक रूप से राजनीतिक शक्ति की कमी थी। मैं बार बार कहूंगा कि हमें इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी कमियों पे। हम एक चीज और जो है। नहीं कर पाए जी, मैं ये इस पर भी आना चाह रही हूँ कि ये जो पूरा हिंदू मुस्लिम का सवाल है ना, जी, मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी और लैंड रिफॉर्म्स वाले पे थोड़ा सा एक वाक्य कह के खत्म कर देता हूँ। जी, जैसे लैंड रिफॉर्म्स की बात है तो बंगाल के लैंड रिफॉर्म्स या कश्मीर के लैंड रिफॉर्म्स, उनकी परिणति क्या हुई हमें समझना पड़ेगा। इस देश में ये 2 राज्यों में लैंड रिफॉर्म्स हुए और वहां पे क्या घटा उसको भी हमें समझना पड़ेगा। लैंड रिफॉर्म्स अपने आप में कोई समाधान नहीं है, वो एक हिस्सा है। वो भी तभी सक्सेसफुल होंगे जब उनको करने वाली शक्तियां के पास ये पॉलिटिकल विल होगी कि उन्हें कल्चर में, हेजेमनी में बदलाव लाना है। जब तक उस रिलेशनशिप में, मतलब मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में बोलूं कि बेस स्ट्रक्चर में बदलाव के साथ साथ आपको सुपर स्ट्रक्चर का जो डायलेक्टिकल रिलेशन है उसको जब तक आप नहीं समझेंगे और उसमें उसके अनुसार काम नहीं करेंगे, उसके अंदर के रेडिकल अप्रोच को लागू नहीं करेंगे, तब तक लैंड रिफॉर्म्स अपने आप में कोई समाधान नहीं है सिर्फ। ओके, भाषा, सवाल ये भी है कि एक पूरी इंडस्ट्री है जो हेट इंडस्ट्री हम जिसको कहते हैं मीडिया में, और उसमें इतना पैसा पंप इन किया गया है कि सुबह से उठ करके आपके पास हेट करने के लिए तर्क दिए जाते हैं, तर्क गढ़े जाते हैं, झूठ गढ़े जाते हैं, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता है, उसको पूरी तरह से भ्रमित कर दिया गया है। इस हेट इंडस्ट्री से हम कैसे निपटे? हमारे जो युवा जिनके पास जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, जो अपनी रोजी रोटी की फिक्र में लगे हुए हैं, 2 मिनट के लिए वो अपना व्हाट्सएप देखते हैं और उसमें इतना हेट मटेरियल उनके पास आता रहता है। ये तबका कैसे फाइट करे? उसको ये समझ कैसे आएगा कि जो उसके पास आ रहा है वो झूठ है, प्रोपेगेंडा है और उसका इस्तेमाल हो रहा है? कैसे इसको फाइट करेंगे? जी, देखिए, एक ये बहुत अहम चीज है। इससे पहले मैं एक जो सवाल उन्होंने पूछा था कि नफरत सिखाई जाती है हमें बचपन से, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से बात कही। उस ईमानदारी में 2 चीजें और जोड़नी जरूरी हैं। मुझे लगता है कि जो भारत का डीएनए है, भारतीयों का, मेजॉरिटी का, उसमें 3 चीजें इनबिल्ट है। अगर हम अपने खून में मिला के देखें, हमारे अंदर पेट्रियार्की है, पितृसत्ता है, हम एक्सेप्ट करते हैं, स्त्री हो या पुरुष, उससे लड़ना पड़ता है। आप लड़ के बाहर निकले तो ठीक है, नहीं तो आपको जन्मजात मिली रहती है वो। दूसरा, जाति प्रथा है, हम कास्टिस्ट बाय माइंड, बाय ब्लड हैं। तीसरा, हम कम्युनल हैं। और ये चीज तकरीबन मेजॉरिटी जगहों पे, कितनी जगहों पे हैं, हम कितने लोग बीजेपी को वोट देते हैं, खाली 31% वोट देते हैं ये सोच के हम बाकी 69% बहुत खुश हो जाएं कि नहीं, इतने लोग कम्युनल या हेट करने वाले नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा सा आज की तारीख में कम से कम थोड़ा भ्रम है, क्योंकि ये एक बुनियादी चीज शुरू से जो आरएसएस का प्रचार रहा है वो किसी भी भारत की भाषा में उसी तरह से मिलेगा। उड़िया में भी वैसे ही लोग बात करते हुए मिलेंगे मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, जिस तरह से हिंदी में, गुजराती में, मराठी में। तो वो अपने प्रचार में बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वहां तक पहुंचते हैं। इससे लड़ने के लिए जो बुनियादी चीजें हमने अभी तक इस्तेमाल की थी वह यह था कि हम लगातार जो सच है उसे बोलने का साहस रखते थे। आपने जो अभी पूछा मुझसे कि जो हेट इंडस्ट्री है, हेट इंडस्ट्री तो स्पॉन्सर्ड है, इसमें जो मीडिया है किस तरह से रोल अदा करता है ये हमने कोरोना के समय देखा, जब तबलीगी को निशाने पे बना के हर जगह भ्रामक खबरें फैलाई गईं। इसमें मुझे लगता है कि जो बहुत जरूरी काम होना चाहिए था कि जो मेजॉरिटी इसमें विश्वास नहीं करते वे सच बोलें, अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे सच बोलना, सच को उसी तरह से फैलाना, एक मिशन के तौर पर फैलाना। ये काम भारत में जो लोकतंत्र प्रिय लोग हैं, जो सेकुलर सेक्शन है, जो पढ़ा लिखा सेक्शन है और जो लोगों से प्रेम करने वाला सेक्शन है, उसने छोड़ दिया। एक शिथिलता आ गई, खासतौर से 2014 के बाद देखिए, और वो शिथिलता या वो एक पैसिव एटीट्यूड 19 के बाद और ज्यादा आया। हमें लगा कि कुछ करने से होता नहीं,
बोलने से क्या फायदा, लिखने से क्या फायदा, ये एक जो भूमिका हमने पीछे वाले कदम पीछे खींच लिए, वो उसके बजाय मुझे लगता था कि ये जो हेट इंडस्ट्री जिस तरह से फैल रही है, और ये इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनके पास ये एसएमएस पहुंच रहे हैं, जिस रिक्शे वाले के पास पहुंच रहे हैं, जहां पे भी पहुंच रहे हैं, उनके पास इस समय खाने के लिए नहीं है, जिंदा रहने के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं है, मकान नहीं है, नौकरियां नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं, ये हेट इंडस्ट्री को काउंटर करने के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड हमें देती हैं, कि अगर हम ये सवाल उठाएं कि किस तरह का अब देखिए, विकास के बारे में कोई बात नहीं करता, नफरत के बारे में भी बात अब धीरे धीरे कम हो गई। चीन एक एक्सपेरिमेंट था कि आप चीन को बायकॉट करो, ये करो, वो करो। आज की तारीख में हेट इंडस्ट्री के पास कोई बड़ा शत्रु नहीं है। मुसलमान के खिलाफ जितनी नफरत उन्हें करनी थी, गौ रक्षा से लेकर सब चीजें उन्होंने कर दी, लेकिन अभी बेचने के लिए इस हेट इंडस्ट्री के पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है। राम मंदिर एक बड़े ऑब्जेक्ट के तौर पे पेश हो रहा है, वो हमारे सामने आएगा, लेकिन हमें ये करना बहुत जरूरी है कि छोटा प्लेटफॉर्म हो, बड़ा प्लेटफॉर्म हो, बाहर निकल के आसपास कम्युनिकेट करने का जो एक अवसर होता था, हम पैम्फलेट जाते थे, स्कूल में बच्चों से मिलते थे, कॉलेज में बात करते थे, वो सब हमने छोड़ दिया, क्योंकि डर भी हो गया है, भीड़ कहीं भी आ जाती है, एग्रेसिव हो जाती है। साकेत गोखले के घर में कल लोग पहुंच गए, आरएसएस के लोग मुंबई में। तो लेकिन सवाल है कि इससे लड़ने के लिए तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम सच बोलना क्या इस डर की वजह से बंद कर देंगे। तो सच के प्रति एक हमारा जो कमिटमेंट है, वो मुझे लगता है बहुत मजबूती से रखते हुए ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक फैक्ट्स पहुंचाना और डिस्कोर्स को अपना करना। अभी दिक्कत है, हम उनका जवाब देते हैं, उसके बजाय जो सच है, इकोनॉमी बैठ रही है, इतनी नौकरियां जा रही हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, दलितों पे इतने उत्पीड़न हो रहे हैं, मंदी इतनी तगड़ी है, कोरोना को लेके झूठ बोला जा रहा है। देखिए, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं बोलता कि मोदी झूठ बोल रहा है, सब लोग आए बाएं दाएं बात करते हैं। तो ये एक, अगर हम पॉलिटिकल करेज के साथ इंटरवीन करें, तो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री को जो हेट पर है, जो कास्टिस्ट माइंडसेट से ऑपरेट कर रही है, इसे काउंटर किया जा सकता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने सवाल पोस्ट भी किए, और मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें हमारे एक्सपर्ट्स से, जो भी बात करना चाहते हैं, वरना मैं इधर साइड से सवाल, चैट बॉक्स से सवाल पढ़ सकती हूँ। लेकिन अगर कोई अनम्यूट करे और पूछना चाहे कोई सवाल, तो आपका स्वागत है। फैसल अब्बास साहब का सवाल है, वो उनका कमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि ही सेज, आई थिंक आइडेंटिटी क्राइसिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, it is the definition and stigmatization that we have in our mind make and provoke identity crisis, identity crisis, and at worst form it takes violent crime situation of oppression and oppressed. We need to identify the factors of that bad image of identity factors, and then we can be in a better position to come to a conclusion. So उनका ये कहना है कि आइडेंटिटीज तो रहेंगी, लेकिन और हम भी ये मानते हैं कि डाइवर्सिटी इज अ गुड थिंग, लेकिन उस आइडेंटिटीज के विरुद्ध जो नफरत पैदा की गई है, वही सवाल जो आपका भी, जो अभी जिसका आप जवाब दे रही थी, वही सवाल है। और यासिर परवेज हैं, वो कह रहे हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच गिव बर्थ टू सच ब्रूटल एंड इनह्यूमन इंसिडेंसेस व्हिच डिवाइड द यूनिटी ऑफ नेशन, कैन द माइनॉरिटीज, कम्युनिटीज एंड आदिवासी विल गेट द राइट टू लिव विद पीस। तो वही पेरेनियल क्वेश्चंस हैं, दीज आर। जी जी, क्योंकि ये तो सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब एक लंबी लड़ाई के साथ, संघर्ष ही जवाब है, और कोई जवाब नहीं है मेरे ख्याल से इस समय ऐसे मामलों में। और एक सवाल रितंबरा मालवीय ने भी किया और सत्याकी ने भी बात कही कि भाई हम लोगों के आगे रास्ता क्या है, हम किस तरह से इस देश को बचाएं, इस देश के सेकुलरिज्म को, इस देश के सामाजिक न्याय को कैसे बचाएं। हम सारे लोगों के सामने ये है कि देखिए, आपको पता है एनएसए लगा दिया जाता है,
यूएपीए लगा दिया जाता है। इस तरह की धाराएं बनाई गई हैं जो हमेशा अपराधियों के बजाय सिविल डिसोबीडियंस वाले शांति प्रिय गांधीवादी लोगों के ऊपर लगाई जा रही हैं। तो गांधीवादियों के ऊपर अगर यूएपीए और एनएसए लगाया जाएगा तो कोई हिम्मत कैसे करेगा पैम्फलेट लेकर के सड़क पे आने की। आपने बात कही थी भाषा कि कैसे वो लोग जो सड़क पर माइग्रेंट लेबर जिनको नामकरण दिया गया था, वो लोगों को कैसे पॉलिटिसाइज नहीं कर सके, और हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो हैं वो सरकार का स्वागत कर रहे थे उस समय, और सरकार ने जो भी कदम उठाए उन कदमों का स्वागत कर रहे थे, बजाय ये कहने के कि भाई इन लोगों के लिए कुछ कीजिए, आपने कुछ किया नहीं, या उनके बीच में वो जाते। तो हमारा जो अपोजिशन है और जो लिबरल डिस्कोर्स है उसकी नाकामी और उसकी जो उसके अपने मायने खो देने का की जो प्रक्रिया है उस पर भी बात होनी चाहिए। जी, और ये बहुत जरूरी भी है। सवाल सिर्फ वाम दल क्या कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि तमाम दल, कांग्रेस से लेके तमाम दल, क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अभी भी कांग्रेस है। और पठानकोट के समय, बालाकोट के समय जब उन्होंने कहा कि अभी ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, तो मैं यहाँ आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि ये बहुत जरूरी है कि जो जनता के मुद्दे हैं उन पर पॉलिटिक्स हर समय की जानी चाहिए, हर समय होनी चाहिए। चाहे वो जब भारत चीन का मसला हो, भारत पाकिस्तान का मसला हो, कोरोना का मसला हो, देश की गिरती अर्थव्यवस्था का मसला हो, हर एक का एक पीपल्स पर्सपेक्टिव है, जनता का पक्ष है। उस समय हमें खामोश रहकर कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, विपक्ष का काम और मीडिया का काम सरकार के साथ खड़ा होना कभी भी नहीं होता है। आपका काम एक वॉचडॉग का होता है, आपका काम सही को सही और गलत को गलत कहना होता है। यह काम भारत के जो विपक्ष है उसने लंबे समय से छोड़ दिया है, या उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि इस हिंदू फासिस्ट जो अपसर्ज है इसे कैसे समझें। जो नियो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद की जो तगड़ी मार है, जो सब कुछ बेच रही है, पूरे देश में हर चीज बेची जा रही है, इससे कैसे निपटें। लेकिन मुझे वहां पे ये बहुत बड़ी उम्मीद लगती है कि जो पीड़ित है, जो जनता है, जो नौकरी गंवा रही है, जो सड़कों पर उतरी, लॉकडाउन और सारी चीजों को धता बताते हुए करोड़ों लोग अगर सड़क पर उतर सकते हैं, ये तमाम लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए भी उतर सकते हैं। बेसिकली यही लोकतंत्र है, जहां इन्होंने बताया कि हमारी जिंदगी से बड़ा भारत नहीं हो सकता, भारत यानी क्या। तो ये जो चीज है ये हमें अपने अंदर एक आशा भी पैदा करती है कि जनता नए नए रास्ते खोजती है, इन रास्तों पे विश्वास रखते हुए। और मुझे लगता है कि हर काल में सही को सही कहना और उसका एक सही ढंग से पेश करना बहुत जरूरी है, जिसपे हमें भरोसा नहीं खोना चाहिए। चाहे वो प्रशांत भूषण वाला मामला हो, चाहे राजस्थान वाला मामला हो, या उत्तर प्रदेश में जिस तरह का अत्याचार का राज चल रहा है, उसमें उनके डिस्कोर्स ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की जगह जो एक गुंडा राज चल रहा है, जो एक दूसरे ढंग का दमन चक्र चल रहा है, इस पर हमें बात करनी बेहद जरूरी है शिबा। और हाँ, ये बस मैं खत्म कर रही हूँ। एक सवाल और है जो कॉमन सवाल आ रहे हैं, उससे मैं एक निचोड़ निकाल करके संजीव से एक कमेंट लेना चाहती हूँ कि देखिए हमारी जनता पीड़ा उठाने में और पीड़ा सहने में तो बहुत आगे है। हमने देखा कि उसने नोटबंदी में भी सड़क पर जाने दी। उसने अपने मतलब नोटबंदी का जो भयानक समय आप याद कीजिए, पहले जो पहला महीना था, फिर उसने अभी माइग्रेंट लेबर के तौर पे भी इतनी पीड़ा उठा करके इतने 100 किलोमीटर चल करके पैदल मरते खपते किसी तरह वो घर पहुंचे। अब आप ये बताइए कि और किस पीड़ा से जनता डरी हुई है। जिस क्लास को रिवॉल्यूशनरी क्लास बनना चाहिए था, वो क्लास किस वजह से रिवॉल्यूशनरी क्लास में तब्दील नहीं हो पा रहा है? क्यों ऐसा है कि वो पीड़ा तो उठा रही है अपने हिस्से की और जरूरत से ज्यादा उठा रही है, लेकिन वो जो जिससे सवाल करना चाहिए उससे सवाल क्यों नहीं कर पा रही है, और उसको झूठे दुश्मन दे करके कैसे बहलाया जा रहा है? ये जो सवाल है, इसको हमें हम नकली दुश्मनों से कब तक लड़ेगी ये जनता, और असली दुश्मनों को कब पहचानेगी? और इसमें जो हमारा रोल होना चाहिए, ये लास्ट पार्टिंग कमेंट है आपका संजीव, आप दीजिए, उसके बाद हमें इसको खत्म भी करना है इस प्रोग्राम को। और इसी के साथ साथ मैं शुक्रिया भी अदा करूंगी वो सारे लोग जो जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरी बातचीत को सुना है। और मुझे पता है कि जब यूट्यूब पर वगैरह पे ये जाएगा तो इस पर बहस आगे बढ़ती रहेगी। संजीव।
जी शिबा, देखिए क्या करें, ये तो एक ऐसा क्लासिकल सवाल है जिसका जवाब बहुत सारे साथियों ने, हमारे पूर्वजों ने तरह तरह से दिया है। अपने वक्त को समझते हुए उनको समस्याओं को, दिक्कतों को। लेकिन देखिए जो मुझे समझ में आता है, मैं तो बहुत कम समझ रखता हूँ इन सब चीजों पे, कोशिश करता हूँ समझ के, जो जितना समझ में उसको लागू। देखिए दुश्मन, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी वफा निभा रहा है। उसको जो दुश्मनी करनी है वो तो कर रहा है। हम बेवफाई करना कब बंद करेंगे खुद से और अपने आप से? जैसे कि हम जब कहते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा है, हम जब कहते हैं कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता पे चोट पहुंच रही है, जब हम कह रहे हैं कि जाति उत्पीड़न बढ़ रहा है, तो सवाल ये है कि उसमें जो हमारी शिरकत या जो हमारी कमजोरियां, उन पे हम खुल के बात कब करेंगे? जैसे पिछले 3 दशकों से, जब से हम मोटे तौर पे देखते हैं कि केंद्र में भाजपा आती है, संघ की शक्ति जो है वो मजबूत होके संस्कृति, समाज, हर जगह अपनी ताकत बढ़ा रही है, उस दौर में हम कमजोर क्यों पड़े? हमारी इम्यूनिटी कमजोर क्यों पड़ी? इस पे तो बात खुल के करनी पड़ेगी। जैसे आपने अभी कहा कि जब भी गांधीवादियों पे हमला होता है, जी मैं कहूंगा गांधीवादियों, अम्बेडकरवादियों, वामपंथियों, सब पे हमला होता है, और सब गांधीवादी नहीं होते, है ना? तो सबके बीच में ये फर्क है। इस फर्क को समझते हुए हम कब जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? इस पे जब तक बात नहीं करेंगे, तब तक लोकतंत्र को कैसे बचाएंगे, डाइवर्सिटी को कैसे बचाएंगे? जैसे बहुजन डिस्कोर्स के भीतर ही जो कंट्रडिक्शंस हैं, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले एक शब्द इस्तेमाल किया था कि मूल निवासी। अब मूल निवासी का कॉन्सेप्ट तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जो सिटीजनशिप को डिनाई करता है। भाई कोई बहुजन संघर्ष का उद्देश्य ब्राह्मणों को यूरेशिया भेजना नहीं हो सकता। अगर वो है तो अपने आप में लोकतंत्र का निषेध कर रहा है, वो सिटीजनशिप का निषेध कर रहा है, डेमोक्रेसी का निषेध कर रहा है। हमें ये बात करनी पड़ेगी खुल के, हमें ये बात कहनी पड़ेगी कि मुसलमानों में पसमानदा का सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। हम जब माइनॉरिटीज के क्वेश्चन पे बात करते हैं तो पसमानदा के सवाल को दरकिनार करके बात कैसे करेंगे? ये तो हमें बात उठानी पड़ेगी ना। जब तक ये हम नहीं उठाएंगे तब तक कैसे एकता बनेगी? और जब तक एकता नहीं होगी तो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? तो लड़ाई के अंदर देखिए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए जो हमें काम करने हैं, हमें वो करने पड़ेंगे और खुल के करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें रिस्क भी उठाने पड़ेंगे। बगैर रिस्क उठाए ये काम हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बहुत सारे हमारे भीतर की कमजोरियां, दरअसल वो वायरसेस हैं जो हमारे शत्रु ने हमारे भीतर डाल रखे हैं। जैसे भाई धर्म के प्रति घृणा, एक खास धर्म के प्रति घृणा पैदा करना, दो चीजें हैं। या तो आपको हर धर्म से घृणा हो, पर वो तो हो नहीं रही, पर एक खास धर्म से आपको घृणा सिखाई जा रही है। तो इसमें हमें बात करनी पड़ेगी ना कि भाई धर्म की जरूरत क्यों है, कहाँ है, कितनी है जिंदगी में। हम ये कह के नहीं छोड़ सकते ना कि नहीं ये उनका धर्म है, उस धर्म पे इतना चुप रहा जाएगा, इतना बोला जाएगा। सेलेक्टिव नहीं हो सकते। तो चीजों का रिस्क उठा के अपनी कमजोरियों को, अपनी बेवफाइयों को हमें समझना पड़ेगा। उस पर जब तक हम बात नहीं करेंगे जी। और दूसरा पक्ष, ये तो अपना पक्ष हुआ, दूसरा जो सामने शत्रु की लड़ाई करने का तौर तरीका, उसको भी समझना पड़ेगा। हमारे साथी जब सामने वाले से लड़ने की बात कर रहे होते हैं तो लड़ने का जो तरीके हैं वो समझते ही नहीं है। जैसे अभी एक बहुत बड़ा सवाल है, इस देश के प्रमुख बुद्धिजीवियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला हुआ है जी। चाहे वो आनंद तेल तुमड़े हो, चाहे गौतम नवलखा हो, सुधा भारद्वाज हो, सुजी गडलिंग हो, वरवरा राव हो, है? अब इस सवाल को लेके आप जब जनता में जाते हो जी। तो बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा तो इसलिए नहीं खड़ा होता है कि अम्बेडकरवादी नहीं है। उसके उलट जब कोई बहुजन समाज का व्यक्ति
जेल जाता है या उस पर कुछ लगता है या अल्पसंख्यक समाज का जाता है, तो सिर्फ उसी के समाज के लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है उसको लड़ाई को आगे लड़ने की। जी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिजॉल्व किए बगैर हम लड़ नहीं पाएंगे। जी, तो ये हमें समझना पड़ेगा। जी। और भाषा एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये भी हमें समझना होगा कि लोकतंत्र को बचाने या देश को बचाने की, बुनियादी तौर पे देश को बचाने की जो लड़ाई की हम बात कर रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है। तो इसमें तमाम जो डिस्कोर्स डेवलप होंगे या हो रहे हैं, जो खदबदाहटें अलग अलग जगहों पे हैं, इनको जब तक हम एक पॉलिटिकल रंग रूप नहीं देंगे, एक पॉलिटिकल चैलेंज के तौर पे नहीं, और वो निश्चित तौर पे होगा, मुझे इस बात पे पूरा भरोसा है देश की जनता से लेके तमाम ताकतों में, क्योंकि देश जैसे अरुंधति ने अभी जो लेटर लिखा है जीएन साई बाबा के नाम, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो अन्याय है ये हर समय ऐसे ही नहीं चल सकता। तो मेरा भी ये और मुझे लगता है हम सबका ये मानना है कि ये जो ह्रास है लोकतंत्र का, हमारी आजादी का, ये एक स्थायी भाव नहीं हो सकता, क्योंकि निश्चित तौर पर भारत एक वाइब्रेंट कंट्री है यहाँ पर, और हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि जो अलग अलग कड़ियां हैं, इन कड़ियों को आप पूरी तरह से असहमत ना होइए, लेकिन अगर 100 फूल खिल रहे हैं तो 100 फूलों को खिलने दीजिए और कोशिश करिए कि एक बड़ा गुलदस्ता बन जाए। तो ये जब तक पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझ नहीं आएगी, लीडरशिप को समझ नहीं आएगी, लीडरशिप का जो एस्पिरेशंस हैं उनको नहीं समझ आएगी, लेकिन उसके बिना तो चाहे वो यूपी की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसको हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जो स्थितियां हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि इस सबक को सीखना जरूरी है। तो कुल मिला करके हम लोग जो इस समय उत्तर प्रदेश में कास्ट, क्राइम और पॉलिटिक्स के सवाल को अनपैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे बड़े सवालों से ही जुड़ा हुआ सवाल है। वो कोई ऐसा सवाल नहीं है कि वो आज हमें जो दिख रहा है वो कहीं नए तरीके से किसी नई बात से पैदा हुआ है। इस पूंजीवाद पर सवाल उठाइए। जो हमारे देश के संविधान निर्माता लोग हैं, उनकी मूर्तियों से निकल करके उन्होंने जो हमारे सामने एजेंडा दिया था उस पर वापस आना पड़ेगा। आज सवाल ये है कि मुसलमानों को किस तरह से पैसिफाई किया जाए और उनको विचार और विमर्श से बाहर किया जाए। दलितों को हिंदू बना करके उनको बाबा साहब की मूर्ति दे करके उनको विमर्श से बाहर किया जाए। फिर उसके बाद पूरा वो जो रिवोल्यूशनरी फोर्सेस थी उनको अलग अलग नाम दे करके, कभी उनको लिबरल कह दिया जाए, कभी कम्युनिस्ट कह दिया जाए, कभी देश विरोधी कह दिया जाए, कभी माओवादी कह दिया जाए। ये सब जो नामकरण किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है कि डिस्कोर्स को अपने हाथ में रखना है और वो सब नहीं होने देना है जो प्रगतिशील ताकतें करती, अगर उनके पास उनको जरा भी स्पेस मिलता। सवाल यही है कि उस स्पेस के लिए लड़ना है, वो स्पेस की लड़ाइयां जारी रखनी है। हम वैसे भी बर्दाश्त कर रहे हैं, हम वैसे भी पीड़ित हो रहे हैं, थोड़ी पीड़ा अपने एजेंडे के लिए भी उठानी पड़ेगी। इस कार्यक्रम में युवाओं का बहुत जबरदस्त साथ मिला, बहुत से युवा जुड़े, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग आइंदा कभी हमें इसी तरह किसी परिचर्चा में बुलाइएगा और हम आपको सुनना चाहेंगे कि आप किस तरह सोच रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। भाषा सिंह, संजीव माथुर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अन्वेषण को भी बहुत मुबारक कि आपने ये कार्यक्रम किया। धन्यवाद।